बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इदारे की नुमाइंदा शख्सियत कि जिससे आवाम को बहुत गिले रहते हैं, बहुत शिकवे रहते हैं, मगर वो इदारा जो है वो मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सो गिले शिकवे भी रहते हैं और अमन व अमान के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग उनकी तरफ देखते भी हैं। इस हवाले से कोशिश करें कि उनसे हर वो सवाल करें जो आवाम के जहन में उठते हैं और ऑफ कोर्स उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके इदारे का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऑफ कोर्स वो देंगे। एक बात तय है कि ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के ऑफिसर हैं, बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक लाहौर मोहतरम मोहम्मद अतहर वहीद साहब। वेलकम टू शो अतहर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ प्लेजर सर। और आप तो बाकायदा हैंडसम किस्म के ऑफिसर हैं। थैंक यू सो मच, आपसे ज़्यादा नहीं हूँ। कॉम्प्लीमेंट कोशिश करते हैं टू फॉलो यू। नहीं, बड़ी इज्जत अफजाई, थैंक यू सो मच। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेशुमार कोर्सेज आपने किए हैं और बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जो मेरे लिए भी, हालांकि हम इतना पढ़ते हैं, बिल्कुल ही नए थे। जैसे विक्टिमोलॉजी की आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से ज़रूर आप लोगों को बताएं, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि सिर्फ क्रिमिनोलॉजी जो है उसी पर तवज्जो होती है। ये जो विक्टिमोलॉजी है, ये क्या है? मेरा एक पर्सपेक्टिव है लाइफ में कि अगर बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल ग्रोथ हो, तो आई ऑलवेज गो फॉर ए स्ट्रेटजिक प्लान। कि मेरा अपना ज़ाती प्लान क्या, स्ट्रेटजिक प्लान मीन के 10-15 साल आगे क्या मैंने सोचना, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी चेंज करना है। तो उसके लिए देयर इज़ नो क्विक फिक्स कि अगर एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए व्हाट इज़ योर प्लान इन फैक्ट, राइट। तो इसलिए ये खैर इस सब्जेक्ट में तो मैं बाय एन एक्सीडेंट आया हूँ। इट वाज 2009, आई वाज पोस्टेड इन कोहाट। वहाँ पे एक धमाका होता है मस्जिद में, और पहला दिन था मेरा, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो 24 पीपल दे वर किल्ड, और मस्जिद के अंदर था। और सबसे ज़्यादा जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया मेरी शख्सियत को, मेरी प्रायोरिटीज़ को, मेरे प्रोफेशनल करियर की ऑप्शंस को, उसमें 3 बच्चे थे जो शहीद हो गए थे, एक ही बाप के, एक वालिदैन के, और माँ उनकी मेंटली चैलेंज हो गए थे। और वो एक वाक़या था जिसने मुझे चेंज किया, बदल के रख दिया। और मैंने सोचा कि हम सारे के सारी रियासत के अदारे चोर को, डाकू को पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसा होते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ऑफेंडर सेंट्रिक है। हम ज़्यादातर क्रिमिनल्स के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने फिर इस चीज़ के ऊपर जो पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और फॉर्चुनेटली उन्हीं इस वाक़े के कुछ दिनों बाद एक कॉन्फ्रेंस आई यूनाइटेड नेशंस की टोक्यो में। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर दैट कॉन्फ्रेंस, और वो एक सब्जेक्ट था जिसे विक्टिमोलॉजी कहते हैं, द साइंस ऑफ विक्टिम्स। असल में ज़्यादातर जब हम विक्टिम्स की बात करते हैं, वो दहशतगर्दी के विक्टिम्स हों या क्राइम के हों, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कंपैशन के अलावा कुछ भी नहीं, या तरस खाने के अलावा कुछ नहीं होता। तो इंसाफ भी नहीं। लेकिन मैंने फिर देखा कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया
फॉर एग्जांपल जैसे कैलिफोर्निया में देखें 1959 में फर्स्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑन द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, राइट, जो फेडरल लॉ है वो 84 का है यूएस में, राइट। इसी तरह यूरोप में 1990 में विक्टिम सपोर्ट यूरोप डेवलप हुआ। पैन में 2006 में एक लॉ उनका, उसे बेसिक लॉ कहते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के साउथ एशियन कंट्रीज़ के अलावा ऑलमोस्ट बहुत सारे ममालिक ने एक रोबस्ट किस्म का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसमें विक्टिम कंपनसेशन की बात की जाती है, विक्टिम पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, विक्टिम सोशल एक्नॉलेजमेंट की बात की जाती है, रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात की जाती है। कि चीज़ें आप बता रहे हैं अगर ये सारी की सारी हों तो विक्टिम को ये एहसास ज़रूर होगा कि अच्छा रियासत जो है वो मेरे साथ खड़ी है हर मामले में। एक हादसा हुआ है, एक वाक़या हुआ है, मगर मेरे साथ खड़ी है, अगर ऐसा हो सके। और सिर्फ देखें जितने भी दायरे बनाए जाते हैं, बेशक वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीजन्स, एक ही टारगेट है। जी उसी की मैं ये जानना चाहूँगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मॉडल आपका क्या है? मॉडल उसमें ये है कि फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जिस तरह मैंने बताया एक विक्टिम्स राइट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ममालिक ने हो चुकी है। नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के 2-3 प्रोविंसेस ने की है। पंजाब ने की है और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने की है जैसे टेररिज्म, बाकी तो 2 सूबों ने इस पे भी काम नहीं किया। असल में ये सब्जेक्ट जो है ये इट इज स्टिल कंसिडर्ड न्यू इन आवर criminal justice system. Since 2009 I am working on this subject और फिर different international forums के साथ। अभी recently we established Victim Support Asia और एक network हो Asian countries का जिसमें मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी काफ़ी अरसा करता रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट हमारा UN के साथ भी था Victims of Terrorism के ऊपर। अभी recently the UNODC launched a project on the Victims of Terrorism in Pakistan। हम ज़्यादातर तो आप देखें कि trillions of dollars we have spent on eliminating terrorism, but how much money we have spent on healing terrorism? This is the question। कि उन आप दहशतगर्दों को मारने की तो हम बात कर लेते हैं, ख़त्म करने की बात, और ये दहशतगर्दी तो 87 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, वी आर नॉट एक्सेप्शन। हम तो ज़्यादातर जो अगर देखा जाए इसके विक्टिम्स का नंबर तो हम हमेशा से सिंस 2002 टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान रहा है, और टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा विक्टिम, वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इन फैक्ट। तो मैं जो आपकी बात समझ सका हूँ कि ये जो विक्टिमोलॉजी है इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी तक आया है, हमने ये जाना है कि दुनिया ये कर रही है, मगर अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने कुछ नहीं। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश 36 सेंटर्स ये है ना पंजाब में, और उसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके साथ क्राइम होता है उनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कहते हैं। और ना सिर्फ ये वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें ख़ास तौर पे एक ग्रुप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी तरफ आई थिंक बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं रही अदारों की, वो है ट्रांसजेंडर्स का। और वी नॉट ओनली एस्टैब्लिश सिस्टम्स और बल्कि उनको भी एंगेज किया, वेरी गुड, और उनको रिक्रूट किया एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, अभी हमारे लाहौर में अपने मामलात को वही समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी, और फिर रिहैबिलिटेशन के सोर्स भी, और फिर कम्युनिकेशन गैप नहीं एक होता। तो ये एक मॉडल जो एस्टैब्लिश किया है पंजाब पुलिस में, ये साउथ एशिया में एक अलग से एक मॉडल है। मैं जानना चाहूँगा कि ये पंजाब पुलिस के अंडर काम कर रहा है या? जी, पंजाब पुलिस का अंडर डीपीओ जो है वो इसके हेड है। जी डीपीओ के अंडर। दूसरा जो मेरे ख्याल में जिस पे सबसे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, बिकॉज द स्टेट एंड सोसाइटी इज गेज्ड by the treatment with the children in the society, कि हम बच्चों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये एक दूसरा पैमाना है जो देखने का। एक तो रैशनैलिटी की लेवल पे माशरों को नापा जाता है कि वहाँ पे मंतक का क्या मकाम है। बिल्कुल, मंतक से साइंस निकलती है, कानून निकलता है, दो चीज़ें मंतक से निकलती हैं। ये माशरों को जांचने का पैमाना है। जो दूसरा पैमाना जांचने का है कि उस माशरे में बच्चों को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया, आप उसका लुत्फ लेंगे कि गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, ज़मीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। वाह वाह, तो आसमान के फूल हैं, इनको आप फूलों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो बड़ा दुख होता है बास का जब हम क्राइम्स देखते हैं जिसमें बच्चे विक्टिम्स होते हैं। जी। वो जिम्मेदारी रियासती अदारों की है, वो जिम्मेदारी हमारी है।
जिम्मेदारी तमाम सोशल वेलफेयर की है। मैंने पिछले अपनी पुलिस जितने भी हमने मिल के, मैंने कहा ये हम ट्रैफिक भी सही कर लेंगे, चोर डाकू भी पकड़े जाएंगे, दहशतगर्द भी मारे जाएंगे, लेकिन तुम कुछ कर सकते हो ना तो इन बच्चों के लिए कर लो, ट्रांसजेंडर्स के लिए कर लो। और ख़ास तौर पे मुझे तीसरी एक चीज़ बहुत पेंच करती है, जो सड़कों के ऊपर पड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक फुटपाथ के ऊपर लावारिस पड़ा हुआ बंदा पूरी रियासती इदारों की नाकामी का सबूत है। पूरी रियासत को रुक जाना चाहिए, SHO की गाड़ी को रुक जाना चाहिए, DIG को रुक जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भी आप क्यों पड़े हुए हैं, ठीक है। और शुरू में जब मैं लाहौर में इधर आया हूँ एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, मैंने उन्हें कहा कि मुझे सड़कों के ऊपर बंदे नज़र नहीं आने चाहिए, और मैंने फिर हमने 100 के हिसाब से उनको रिहेबिलिटेट भी करवाया। मैं मुझे सब यहाँ अगर आप इजाज़त दीजिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी इस हवाले से सेंसिटिविटी है, आपकी नज़र है, आप चाहते हैं उनके साथ इस नौयत का इस्तेसाल ना हो। मगर सवाल ये है कि जब आप उन्हें हटा देते हैं या आपकी फोर्सेस हटा देती हैं तो फिर वो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? उसका कोई मुतबादिल वो आपके इदारे की जिम्मेदारी है, किसी मुतल्लिका इदारे की जिम्मेदारी है, वो भी तो सवाल वो सर उसमें ये है कि एक तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक वेलफेयर हाउस है। मैंने सेक्रेटरी साहब सोशल वेलफेयर से मीटिंग की, मैंने कहा मुझे बताएं कि आपका वेलफेयर हाउस किधर है। ठीक है। और इट वाज यू नो आई वाज सरप्राइज टू नो कि पिछले 2 सालों में एक वैग्रेंट को वहाँ पे एडमिट किया गया, 1 या 2 थे। और मैंने कहा 100 बेड्स हैं वहाँ पे, मैसिंग की फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की है। तो देन वी हैड सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट। मैंने कहा कि हम एक स्क्वाड बनाते हैं और जितने भी ये मिलते हैं, जिसके पास अभी भी मैं आपके शो के रेफरेंस से भी कि जो कहता है मेरे पास घर नहीं है, वो हमें बताए 15 पे कॉल करे कि मेरे पास खाने की जगह नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। मेरी ट्रैफिक की गाड़ी उसी वक्त उसके पास जाएगी और उनको हम वेलफेयर हाउस में 100 की बेडिंग वेलफेयर हाउस में लेके जाएंगे, थाने तो नहीं लेके जाएंगे? नहीं, थाने नहीं लेके जाएंगे। कई दफ़ा फ़ोन किया, कोई फ़ोन ही नहीं चुकते सर। हाँ, वो असल में खाने की है ना ख़ास मिकदार होती है खिलाने के लिए, ठीक है ना। वो ऐसे बंदों को बिल्कुल नहीं लेके जाते जो 8-8 बंदों का खाना खा लेते हैं, तो इस वजह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते वो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मैं खुद भी विज़िट किया। हमारे 20 दिनों में आप देखें कि मोर देन 75 स्ट्रीट चिल्ड्रन उनको उधर हमने भेजा और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा आपने सुना होगा DH साहब हमारे जो हैं उनका एक उन्होंने भी वेलफेयर हमारे साथ तशरीफ भी लाए थे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। हाँ जी, ऐसे। और इसके अलावा आप देखेंगे ईदी सेंटर में ये बच्चों के बारे में जो वैग्रेंट्स हैं, जो नारकोटिक्स वाले हैं, अब दाता दरबार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। वहाँ पे मैंने गया हूँ तो वो खैर हमने सड़क ही ख़त्म करवा दी, जो फुटपाथ था जिस पे ज़्यादा बैठे हुए थे। अब नहीं है वहाँ? नहीं, अब वो तकरीबन 100+ वहाँ से हटवाए और फिर हमने जो और उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द क्राइम भी बहुत था। क्राइम भी अच्छा, वो उसमें अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो अभी भी होंगे थोड़े से। मैं ये नहीं कहता कि ये ख़त्म हो गए होंगे, दिस इज़ यू नो ऑनगोइंग प्रोसेस। अब आपको 95% सिग्नल्स के ऊपर बैगर्स नहीं मिलेंगे, राइट। और इसके अंदर जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो सख्ती की है वो जो गैंग्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में, ठीक है। ये तो हमारा ये कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी हमने, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती की। वी अरेस्टेड अराउंड मोर देन 10,000 पीपल इन लास्ट 5 मंथ्स। अगेन उससे फिर एक सवाल पैदा होता है जिसके जवाब मैं वापस आके लेना चाहूँगा कि वो इंक्रोचमेंट तो हो गई, आपने हटा दी, मगर उससे फिर जो बेरोजगारी पैदा हुई है उसका मुतबादिल क्या है? वो लोग जाएंगे क्या और फिर कैसे मुमकिन बनाएंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्राइम में न जाएं, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो? वापस आके सर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अतर वहीद साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो ये बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मगर उससे पहले जो सवाल हम छोड़ के गए थे कि इंक्रोचमेंट के हवाले से आप कह रहे हैं 10,000 लोगों को आपने यानी कि सफाई की या उनको उनसे जगह खाली कराई, तो उससे जो सवालात पैदा होते हैं, एक दूसरे
जो वीडियोस आती हैं सर, जिस तरह से इंक्रोचमेंट के दौरान लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, जिस तरह से रेडी वाले की तजलील की जाती है, जिस तरह से किसी छाबड़ी वाले की तौहीन की जाती है, और ठीक है आपने उसको हटाना है अगर उसने सरकारी जगह पर या किसी अवामी जगह पर उसने छाबा लगाया हुआ है, जो कि गलत लगाया हुआ है, मसाइल अपनी जगह, मगर थोड़ा सा गुफ्तगू के साथ, उसकी रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी का ख्याल रखते हुए भी तो ये काम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उसमें उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मेरे होते तो हुए। मैं मुझे अगर आप इजाज़त दीजिए तो आप बता सकते हैं कि जो वीडियोस इस तरह की आती हैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ कितनी कार्रवाई की उसके ऊपर जिन्होंने तो अवाम की तौहीन मैं की अर्ज़ करता हूँ कि उसमें 2-3 ऐसे वाक़यात हुए शुरू में, और उसके ऊपर आई सस्पेंडेड दैम, और मेरा ख्याल अभी तक भी ही इज़ नो मोर इन सर्विस। वाकई हाँ, मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, अगर ऐसा है बल्कि ये किया कि जिनके साथ उन्होंने इस तरह की बदतमीजी की और उनको मैंने फिर अपने ऑफिस बुलाया और उनसे मैंने खुद अपॉलॉजी किया कि बीइंग ए डीआईजी आई सबमिट माय अपॉलॉजी कि आपके साथ ऐसे किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये माशरा, ये पुलिस, ये कल्चरल जिस तरह की ओरिएंटेशन है या जिस तरह के एक अग्रेसिव बिहेवियर में अपब्रिंगिंग होती है, तो उसमें बास चीज़ों में हमने ये देखा कि जब इसकी इंक्वायरीज करवाई तो बहुत सारी चीज़ों में दोनों तरफ से इसका हाल फिर ये किया। सब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप देखिए, आपने इतना दुनिया में पढ़ा है, विक्टिमोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, यूएन के मुख्तलिफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपने कोर्स किए हैं, लाजिम बात है हम आपका एहतराम कर रहे हैं, हम हर उस सरकारी अफसर का एहतराम करते हैं जो अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहा है, उसका एहतराम करना भी हम पे फ़र्ज़ है, मगर अल्टीमेटली वो पब्लिक सर्वेंट है। आपने देखा होगा वो क्या कुछ नहीं करती पूरी दुनिया में आवाम, मगर ऑफिसर्स को ये इजाज़त नहीं होती कि वो उनकी तौहीन करें, वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम करते हैं। मैं शायद इतनी सख्ती से सवाल करता भी नहीं, मगर जितनी सेंसिटिव गुफ्तगू आपने की है, तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, आप भी उसी तरह की फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आवाम की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमारा सबसे जो पहला मेरे ख्याल में चैलेंज आता है या रोल होना चाहिए या है, वो अब्यूज़ ऑफ पावर को ख़त्म करना, अब्यूज़ ऑफ पावर। अच्छा, ये जितने भी पंजाब पुलिस में इस तरह के, पहले तो आपने देखा बहुत सारे वाक़यात होते थे, मीडिया में भी आता है, अब तो 1 मिनट में भी चीज़ और वायरल होती है। अभी एक इस तरह की वीडियो वायरल हुई और उसमें कभी सिटीजन्स की तरफ से होती है, कभी आपको डालों की शक्ल में नज़र आती है, कभी पुलिस ऑफिसर्स की शक्ल में नज़र आती है। आखिर में ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिफाइनमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, जो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना फॉर द पुलिस ऑफिसर। 100% आपकी बात है कि आई हैव सीन, आपको पिकैडली सर्कस चले जाए इंग्लैंड में, तो वो पुलिस को अब्यूज कर रहे होते हैं। बकायदा, मतलब मैं क्या कहूं कैसे, लेकिन ये है कि वो रिस्पॉन्ड, अगर वो खड़ा रहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता, रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह। लेकिन जब वो अरेस्ट करते हैं तो फिर पक्का काम होता है। लेकिन सर अरेस्ट के दौरान भी, अब बात हो ही रही है, अरेस्ट के दौरान भी जो उनका जो एसओपी है सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेगा, उसको बांध देगा, उसको वो करेगा, मगर वो सरेआम सर वो छितरौल लतरौल गालम गलौज वो नहीं है। इधर भी गुंजाइश नहीं है और सख्ती से उसके ऊपर हम करते हैं जो भी कंप्लेंट है। अच्छा, लेकिन मैंने यूएस में देखा हर कंट्री का डिफरेंट है, राइट। अब यूएस की पुलिस और समहाउ पाकिस्तान पुलिस इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि मैं यूएस में भी रहा हूँ, उनके साथ भी मैंने काम किया, तो अब्यूजेस के केसेस मैंने, आई वाज इन कैलिफोर्निया, थाने के अंदर भी बहुत होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे। अच्छा, कुछ इसकी जो अल्टीमेट जो एक वर्स्ट फॉर्म है वो कस्टोडियल डेथ की शक्ल में आती है। अगर आप डाटा देखें पूरी दुनिया में कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ किस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो भी आपको यूएस में। जो सबसे मैंने बेहतर जो रिफाइंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस सिस्टम देखा वो जापानीज सिस्टम। सर क्या बात है, अच्छा, मुझे भी इत्तेफाक हुआ, नजर ही नहीं आता होगा पुलिस। लेकिन सर देखें कि वो ओवरऑल सोसाइटी की भी कितनी तरबियत की तरबियत भी है, जहाँ पे वो इनू सांग कहते हैं, कुत्ते को भी सर कहते हैं, तो आप ये देखेंगे उनकी तरबियत कैसी है। तो वो जहाँ पे सोसाइटी का ओवरऑल कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। आपने देखा होगा सर, मैंने इसीलिए ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया था कि हमारा और आवाम का भी फ़र्ज़ है कि जो ऑफिसर्स हैं, सिपाही है, उसकी भी एक डिग्निटी है। मैं अपनी ये भी बात कर दूं कि जो सिपाही है, जो पुलिस ऑफिसर है, एसएचओ है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसके साथ भी आप एहतराम से अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। असल में जो माशरों को के बिहेवियर को चेंज 3-4 चीज़ें करती हैं, जिस पे मेरा एक बड़ा फर्म पर्सपेक्टिव है। एक प्रीचर्स हैं, रिलीजन हमारा बिहेवियर को चेंज करता है, ऑफ कोर्स। दूसरा लीडर्स करते हैं, what I will do, my son will do the same thing, you know, leadership. Third, the important चीज़ जो है वो बिहेवियर को चेंज करती है, वो साइंस है।
फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल, ये वो चीज़ें, जब देखें लाइफ सारी बदल गई। जी बदल गई। रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, चेंज हो गए सारे के सारे। बहुत चीज़ें, बिल जमा करवाना है, आप जस्ट बैठे बैठे अपना बिल जमा, चेंज होते हैं बिहेवियर। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग टू चेंज द एटीट्यूड, सोशल बिहेवियर इज़ द लॉ, कानून और इम्प्लीमेंटेशन खास तौर पे। अच्छा, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 1934 के पुलिस रूल्स, राइट, वो जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में पुलिस ऑर्डर आया था, उस पे कुछ नहीं हुआ। दैट इज एन ऑर्डर, बट द रूल्स आर द सेम। मैं ये नहीं कहता कि हर साल कानून आ जाए, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं मॉडर्नाइज करते ना, तो वो फिर आपको डिफरेंट चैलेंजेस सामने आते हैं। ठीक। मेरे ख्याल में जो लीगल फ्रेमवर्क है, लॉ, वो, क्योंकि मैं तो ह्यूमन राइट्स सारी ज़िंदगी और इस तरह की चीज़ें पढ़ता आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि बाकी माशरों में इवॉल्व साइंस एंड लॉ से किया जाता है, राइट। उससे बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर हम पुलिस अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, कि हमने लिखा तो है कि जी उसके ख़िलाफ़ FIR होगी, पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ पुलिस ऑर्डर में लिखा हुआ है 155, राइट। अब आगे फिर उसकी एग्जीक्यूशन आती है। अच्छा, एग्जीक्यूशन का तल्लक जो हमारे जो गवर्नेंस इश्यूज ज़्यादातर हैं, वो इनफैक्ट मार्जिनलाइज होते हैं हमारे कल्चरल इश्यूज से। इनफैक्ट जो गवर्नेंस है वो आपकी ओवरऑल सोसाइटी के कल्चर की रिफ्लेक्शन करती है, जिसमें सिफारिश होती है, फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, दिखावा होता है, और रिश्वत भी है, पैसा भी है। रिश्वत वाले को तो आप हीरो बनाते हैं, जी, राइट, और जो नहीं लेता उसको आप समझते हैं कि इसको नौकरी नहीं करनी आती, ये पागल है, ठीक है ना, इस तरह के आप तो खिताब देते हैं उसको। तो वो समटाइम्स ये एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कल्चर। कितना मुश्किल होता है जितनी चीज़ें आप कह रहे हैं उसकी रियलाइजेशन होना, और हम ये यकीन रखते हैं कि जो आप कह रहे हैं आपका उस पर यकीन भी है। अब उसके अंदर से रहते हुए फिर ये रास्ता निकालना कि आदमी लॉ के मुताबिक मैक्सिमम चल सके और लोगों अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, इसमें तो काम नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, नहीं वो ईमानदार ऑफिसर के लिए। लेकिन नहीं, एक है कि मैं आई फॉलो मौलाना रूम, और उनकी कोटेशंस है कि यू आर ब्लेस्ड विद विंग्स व्हाई यू प्रेफर टू क्रॉल, यू नो, और द एंटायर यूनिवर्स इज इनसाइड यू। उससे फिर आपको अगर इस सिस्टम से, उन चैलेंजेस से, और ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर की, हर बंदे की जिंदगी में एक चैलेंज होता है। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। हाँ। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जा। अच्छा, उसमें यह है कि आपका इमेज जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। सबसे पहले जो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है वो अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत। अगर इसको, और ये सर जरूर बताइए कि सेल्फ इमेज जो है वो इम्प्रूव होगा कैरेक्टर से और थिंकिंग से। मौलाना रूम की एक और कोटेशन है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन थॉट्स, कि अपने आप को अपनी सोचों से बचा लो, सबसे पहला खतरा। ठीक है, सारे के सारे लोग अपने इमेज को एलिवेट कर लें, तो फिर हम पाकिस्तानी होने पे हमें नाज नहीं होगा। इंशाल्लाह। तो जरा सेगमेंट की तरफ भी आए, आपसे जरा और भी दिलचस्प बातें करनी है। रिदा जी लग रहे हैं साहब। अच्छा, मुझे लगता है फुल और लग रहे। नहीं, वो हमारा बचपन भी कांटों में गुजरा है। हमारे बचपन में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ, अभी भी है शायद। अब देखें, हमारा मजहब हो या किसी भी इंसान की जिंदगी बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। यस, और हमारा दीन भी इकरा बिस्मिल रब्बिक, शुरू ही वहाँ से बहुत ही स्टार्ट की है। तो ये सबसे खूबसूरत मुझे आपके जितने भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये किताब नजर आई। मगर आपको याद क्या आया इससे? अपना क्या याद आया अपना बचपन का? एक तो ये मार बहुत पड़ती थी जब पढ़ते थे वालिद साहब से। अच्छा, एक खूबसूरत और बात करूँ, वो मुझे याद है कि मुझे एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर होते थे, वो इतने ज़्यादा पसंद थे, और मैं अक्सर, मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके हाथ छू लूँ। और एक दफ़ा मैंने एक जज्बात में आके उनके हाथ पकड़ के ना अपनी आंखों पे लगा लिए ना, तो सनाउल्लाह साहब नाम था उनका। तो बहुत शफीक थे। हाँ, बहुत शफीक थे, फादरली फिगर। अच्छा, मज़े की बात होती कि शाम को मैं पढ़ रहा होता तो मुझे समझ ना आना, तो उनके पास मुझे घर का भी पता था, और मैं चला जाता था शाम को बेल दे के कि सर किधर हैं,
तो सर की ज़ाहिर वाइफ भी होती थी, तो वो उधर ही बिठा लेते थे हमें कि बैठ जो, क्या नहीं समझ आती। क्या लोग थे। अब देखे एक्सेसिबिलिटी, क्या बात है। मुझे तो समझता हूँ कि उनकी अभी भी शक्ल मेरे सामने आ गई है। ये बहुत सारी तालियां भी आपके उस्ताद के लिए थी। मेरा स्कूल जो था ना, उसमें शायद बेंच भी नहीं थे उस वक्त, शुरू में ना, टाटों वाले स्कूल में पढ़ा था, और उसकी फ़ीस भी उस वक्त कोई 25-50 पैसे हो गई, राइट। और आप ये देखें, लेकिन सर आप देखिए कि क्या उस वक्त हमारे पास निज़ाम तालीम था, क्या असातिज़ा थे कि उन्हीं लोगों ने आपको पढ़ाया और लाजिम बात है आपकी तामीर में आज उनका हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि उन जो कहते हैं ना कि हम लाहौर में आएंगे, अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ेंगे, आज पूरे पाकिस्तान के ऑफिसर से पूछें कि आप कहाँ से पढ़े हैं, वो सारे के सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े। अभी भी स्टिल आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि हमारा अभी भी सरकारी स्कूल इज़ बेटर देन दोज प्राइवेट स्कूल। अब मैं ये नहीं बायस नहीं हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने उसके बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी चला गया और वहाँ से फिर एमफिल किया, सिविल सर्विसेज में आया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, फिर वापस आया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा चला गया, फिर मैंने पीएचडी शुरू कर दी। और मेरे अक्सर पेरेंट्स कहते थे, ख़ास तौर पे वालिद कहते थे कि अब क्यों तुम जॉब में आके पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कि ये आप पहले कहते थे कि पढ़ता नहीं है सही, तो अब मैंने हटना नहीं है पढ़ने से। लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तालीम का भी और तरबियत का भी, सीखने का भी। तो ये आपकी जो सारी चीज़ों में सबसे पसंद मुझे ये आई है। और आप पीएचडी डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं पीएचडी डॉक्टर, अभी और भी चीज़ें इंशाल्लाह रिसर्च वगैरह करने का भी है, करता रहता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी इस बात से ना आपके कबीले के लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जी देखते हैं जनाब डीआईजी डॉक्टर अतर साहब को अब क्या याद आता है। यादों के खजाने। चलो ये बॉल ले लो। वाह वाह, ये मैंने अभी नई भी बनवाई हैं, ट्रैफिक के लिए भी, उसके ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस लिखवाया है। हाँ, गिफ्ट के लिए ना। अच्छा, ना रुके पीछे बॉल मार की भी यादें बचपन से हैं। हाँ, हमारे सारे के सारे जितने भी हम भाई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, एक किताब और फिर स्पोर्ट्स और इस तरह फैमिली कल्चर जिस तरह होता है ना, तो हमारे सारे, और आपको पता है कि स्कूल में भी हम खेलते थे। क्या बात। अच्छा, क्रिकेट वैसे मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायर नहीं करती, मुझे एथलेटिक्स ज़्यादा इंस्पायर करती है बचपन में ना। जब मैं 7th 8th में था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने का, मैराथन करने का बहुत शौक था। अभी भी मुझे शौक है। जब मैं FIA में था तो we used to go for 10 kilometers run। अभी 5-6 किलोमीटर तो अभी डेली कर लेता हूँ। अच्छा डीआईजी साहब ना गुफ्तगू दे विच भी मैराथन दा लाजन कर देने। इसको थाने ले जाओ बेटा। ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, इसको सही करके लाओगे। अच्छा मैं कह रही थी डीआईजी साहब ना गुफ्तगू च भी मैराथन बिलीव करते हैं। अच्छा हाँ, 10-10 किलोमीटर तो पहले रुकते ही नहीं गए। अब उस ऑफिसर थाने जाकर छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मतलब में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। लेकिन भाई इससे पहले मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप एज ए CTO सर्व कर रहे हैं, जो आपकी वाइफ है हमारा अतर साहिबा, उन्होंने भी एज ए CTO सर्व किया है, तो घर की ट्रैफिक को कौन बेहतर हैंडल करता है? बड़ी बात। घर की ट्रैफिक भी डिसिप्लिन से चलती है मेरे ख्याल में, दोनों मिलजुल के हम चलाते हैं घर की ट्रैफिक भी। लेकिन घर का CTO कौन है? हाँ। ऑफ कोर्स शी इज द CTO। ऑफ कोर्स, इस पे तो आपके ज़हन में कि कैसे सवाल आया कि मैं कह दूंगा कि मैं CTO। शी इज जूनियर टू मी बाय 6 years। और हमारी शादी के बाद उन्होंने CSS किया 6 साल बाद। ठीक है।
और सिविल सर्विसेज में आने का जब इरादा किया तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस में जाना है, तो मैंने कहा कि आप पुलिस ज्वाइन करें। तो मैं आपको इसकी दाद दूंगा, लाजिम बात है आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं। जो हम कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, इसका मतलब है कि लाजिम बात है आपने अपनी अहलिया को सपोर्ट किया होगा, उनका भरपूर साथ दिया होगा, उनके साथ खड़े रहे, और फिर अपने इदारे के हवाले से भी आप ये समझते हैं कि हाँ ये इदारा ऐसा है जिसमें हमारी ख़वातीन आ सकती हैं। तो मैं आपको भी इस हवाले से बात करूँगा, ये इंडोर्समेंट है आपकी तरफ से, एक मोहर है आपके अपने इदारे के लिए भी, उसके एनवायरनमेंट के लिए भी, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो इसकी आपको दाद मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इट इज़ अ पर्सनल चॉइस कि आप कौन सा प्रोफेशन आप बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी ये डिसीजन ना तो भाई को लेना चाहिए, ना खामन को, ना इवन बाप। वेरी गुड अतर साहब, वेरी गुड। और एक डिसीजन लेना चाहिए औरत को, दूसरा उसकी चॉइस के मुताबिक स्पाउस भी होना चाहिए, शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमारे मज़हब में भी है कि आप बच्चियों से भी पूछ लिया करें कि आपकी अगर वो रिश्तेदारों में किसी जगह भी शादी करते, ये नंबर 2। नंबर 3 ये कि औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, जो ख़वातीन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं वो विक्टिमाइज ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और वो फिर खामन की बातें भी सुनती हैं, ससुराल की बातें भी सुनती हैं, इवन फिजिकल अब्यूज़ भी होती हैं, और कोई चॉइस नहीं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती। तो इसलिए ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में एक औरत के पास कम से कम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, आपके ख्यालात जान के बड़ी खुशी हुई, और लाज़ बात है आपने अपनी निजी ज़िंदगी में उसका एक अमली मुजाहरा भी किया, तो मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी के मर्दों के लिए, बहुत अच्छी बात है। जनाब अब आप हैं और पब्लिक है, राइट। अस्सलाम वालेकुम सर, कल ही ट्रैफिक पुलिस वालों ने मुझे रोका, मेरे पास हेलमेट भी मौजूद था, मेरे पास कागजात भी पूरे थे, लेकिन उसने फिर भी 200 रुपये लेकर मेरी जान छोड़ी। मैं किसके पास जाऊं, किससे फरियाद करूं? आपके साथ अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, जस्ट कॉल 15 और 15 की कॉल पूरे लाहौर में सुनी जाती है और उसकी इंक्वायरी भी हम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब सर अगर इजाज़त दें, वो तो 200 लेके छोड़ देते हैं और 5000 लेके भी नहीं छड़ दे, फिर वो कौन ये गिला आता है लोगों का। नहीं, वो अगर देखें 15 इज नॉट जस्ट टू रिपोर्ट क्राइम, ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जुर्म होगा तो हम 15 पे कॉल। अब अगर आपको ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम हो, किसी जगह प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल 15, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर इस अब्यूज़ ऑफ पावर या कोई इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आप 15 पे कॉल करें, वो 1 मिनट में मेरे तक पहुँचती है। और वो हम फिर हमारे एसपीज़ हैं अभी 7 ऑफिसर्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके डिवीजन्स हैं, और फिर उसी वक्त हम उसकी इंक्वायरी। और एक और हम काम करने जा रहे हैं जो चंद दिनों में मिलेगा, हर ऑफिसर्स को बॉडी कैम लगा रहे हैं। बहुत अच्छे, तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है ना। वो बॉडी कैम्स ये लगेंगे कि आपसे जब भी वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग। और थर्ड जो डिसीजन लिया गया है इसमें ये कहूं, और उसमें फिर पब्लिक को भी एहतियात करनी पड़ेगी, पब्लिक ना करेगी तो उनके खिलाफ भी एविडेंस होगा। सिर्फ ये नहीं है कि ऑफिसर जब बदतमीजी करते हैं, पब्लिक के साथ ज्यादती करते हैं तो बुरा लगता है, कोई ऑफिसर की वर्दी पे हाथ डालता है तो वो भी बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 22 साल के करियर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कि ये सबसे इस तरह की सबसे कम कंप्लेंट्स जो वार्डन्स में हैं, सबसे कम कंप्लेंट्स जो हैं थाने के बारे में, इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी आती रही हैं, या इवन ट्रैफिक उसमें कम है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में सबसे कम है। उसकी वजह ये है कि दे आर सो बिजी इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, और अब सब पैसे लेने की फुर्सत ही नहीं है। फिर देखें आपके सेफ सिटी के कैंप्स लगे हुए हैं, हर चौक में, चौराहे में एक आपके कैमरे 3-3, 4-4 कैंप्स लगे, और उसको इंटीग्रेटेड हम देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को गिला हो तो वो 15 को कॉल करें, 1 मिनट में डेफिनेटली उससे हम रब्ता करेंगे, तो दादरसी वहां पे होगी। ठीक, 100%। सर मुझे भी एक वार्डन ने रोका था। अच्छा, मैं कहा मैं फनकार हाँ, कहता मेरे तो बड़ा नहीं गा कागज। सर ये बताएं कि कभी आपका या आपकी फैमिली का कभी चालान हुआ है, और अगर चालान हो जाए तो वो आपको आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, या तो भारी रकम लेंगे आपसे, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऊपर से फ़ोन करवाना पड़ जाना है? अच्छा जी, मेरा चालान हुआ एक दफ़ा रिंग रोड के ऊपर हुआ, और मैं एसएसपी मोटरवे था, और उस वक्त भी मैंने उसको पे किया, बल्कि मैं कहता रहा हूँ कि मैं लेकिन मेरा एक असूल है कि अगर ड्राइवर चला रहा है तो मैं क्यों पे करूँ।
राइट। मैं खुद एसएसपी मोटरवे था और मैंने कहा आज भी, बल्कि मैंने वो शेयर की एक जगह बात कि वो कैम्स लगा हुआ था, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी की स्पीड बताया, उसने 138। मैंने कहा मैंने ड्राइवर साहब को बताया हुआ है कि आपने 130 तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करने। फिर मैंने वायरलेस पे कहा कि मेरा ड्राइवर कल आके आपको ये पे करेगा फाइन जो है ना इसका, और फिर उन्होंने पे भी किया। द नेक्स्ट वेरी डे सम डेज के वो फिर उसने, मैंने जो स्पीड चेक करवाई, फिर उसने वायलेशन की। वो उस वक्त फिर मैंने उनको मोटरवे के ऊपर ही उतार दिया। मैंने कहा अब आपने पैदल ही आना, मोटरवे को अब कहा भी कि इनको बस पे नहीं आपने बैठाना। देखें हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। अभी आपको पता है कि लाहौर पुलिस ने पहली दफ़ा 3800 पुलिस व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स के 73 डिपार्टमेंट्स को चिट्ठियाँ लिखी हमने कि आपकी ये गाड़ी ने ये वायलेशंस किए हैं। और इसमें पुलिस की भी गाड़ियाँ 495, SNGAD की भी गाड़ियाँ हैं, लेबर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं, हर डिपार्टमेंट जो आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पे? नहीं, मैंने लेटर लिखे हैं 73 डिपार्टमेंट्स को, सिर्फ इस वजह से कि ये जिसरा भाई ने क्वेश्चन किया कि इस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लॉ के लिए सबसे बुनियादी चीज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर ये जो चीज़ अगर हम पैदा कर लें, जी जी ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी हर तरह की तरक्की का एक शुरू हो जाएगा जब कानून के नज़र में सब बराबर शुरू हो जाएंगे, और ये ऊपर से शुरू होगा काम। मैं इसलिए जिस दिन मैं CTO बना हूँ, सबसे पहले मैंने अपने ड्राइवर साहब को कहा, मैंने कहा आपने सीट बेल्ट बांधनी है, और ऑपरेटर को कहा आपने सीट बेल्ट बांधनी। अगले दिन मैं चला हूँ तो दोनों ने नहीं बांधी हुई थी, एक ड्राइवर ने बांधी थी, ऑपरेटर ने नहीं। आपने गाड़ी से नीचे उतार दिया? नहीं, अभी वो स्टेज नहीं थी, वो अब वो अगली स्टेज आनी पहले अपना तो वार्निंग वाली स्टेज। देखें बात उनकी बड़ी वैलिड है, और कि ये मेरे साथ भी सर एक बार ऐसे ही हुआ। मेरा जो साथ में जो था ना, वो जो गाड़ी चला रहा था, उसने गलती की। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की, समझाने की भी कोशिश की। मैं अगर गाड़ी से निकालता तो अगले दिन घर से निकाला जाता। अच्छा, लेकिन अब एक और खुशाइन बात ये है कि इफ़ यू आर वायलेटिंग समथिंग तो बच्चे बताते हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा, मैंने भी एक दफ़ा थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। अलबत्ता वो बेल्ट नहीं बांधते, ये बड़ा मसला है। नहीं, बेल्ट के अलावा जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि नाउ द किड्स रिस्पॉन्ड, कि बाबा आपने ये काम किया, आपने इशारा तोड़ा। ये अब हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हम करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चों को सड़क के ऊपर गोद में उठा के अब बच्चे बताएंगे बड़ों को कि ये क्या करें, और अल्लाह करे जब ये बड़े हों तो उनके ये जो बचपने की खूबसूरती और उसूल पसंदी है, ये हमारी उम्रों में आके भी बरकरार रहे इंशाअल्लाह। अभी स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। चलिए वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अतर वहीद साहब, और अभी बात की उन्होंने कि हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। उससे मुझे याद आ गया, चौधरी एजाज हसन भी याद आ गए, तो उनकी पसंदीदा है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। तो बस कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त बाद आते हैं। बहुत खूबसूरत। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। असर साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। Any regret in life? In my professional life, I think I remember one incident कि मैं एक घर में आग लगी थी और मैं पुलिस ऑफिसर था एबटाबाद में। तो उसमें आई स्टिल रिमेंबर के 3 बच्चे थे और 1:30-2 बजे का वाक़या था। मैं खैर SHO से पहले पहुंच गया तो वो 2 को बचा पाया, और एक बच्चे को जब वो छुप गया था एक चारपाई के नीचे, तो जब वो लेके आए, मेरे गनमैन 2 थे मेरे साथ, तो वो राख में उसकी बॉडी थी। वो अब इतने साल हो गए, 20 साल शायद, लेकिन अभी भी कभी कभी बच्चे की शक्ल मुझे नज़र आती है। और वो मेरा एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल रिग्रेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा कि काश कि हम 2 तो चलो बच गए, उनको हमने रेस्क्यू कर लिया, तो तीसरे को भी काश, वो सबसे छोटा था। तो वो एक मेरा प्रोफेशनल रिग्रेट है।
और वो पता नहीं उसे रिग्रेट कह सकते हैं या नहीं है, तो लेकिन कम से कम मुझे अफसोस है आपको क्या? अफसोस है। बाकी तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखे लाशें भी देखते हैं, चीज़ें भी देखते हैं, मॉडल्स भी देखते हैं। कितना जैसे आप लोगों की ज़िंदगियों में नफसाती तौर पे कितने मुतासिर होते हैं आप लोग? ये शायद कोई इस पे कभी कोई बात नहीं करता। लेकिन आप एएसपी होंगे, एएसपी से लेके अब तक कितना कुछ आपने देखा होगा ना। बहरहाल इंसान है, शुरू में बहुत ज़्यादा मुतासर होता है इंसान जब लाशें देखता है। और हमारी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत कुछ देखा है। बहुत कुछ हमारे अभी मैं देख रहा था कैप्टन मुबीन साहब की तस्वीर, कैसे कैसे कोलीग्स, कैसे कैसे साथी, वो सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो भी अगर जाते हैं तो दुख तो होता होगा बहुत उसमें। लेकिन ये कि इमोशनल एक एंड्योरेंस होती है, आपको वक्त के साथ साथ फिर आप में एक मैच्योरिटी होती है टू रैशनलाइज थिंग्स सम टाइम, यू नो। ये रैशनलाइजेशन जो है ये सख्ती होती है, ये क्या है? ये नहीं, सख्ती तो नहीं होती, बस एक जवाज होता है अपने आप को एडजस्ट करने का। ये जो हमारी सेंसिटिविटी कम होती है, ये क्या बेहिसी है, क्या होता है? मैं आपसे इसे हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनर इमिग्रेशन, यू नो, कि जब डॉक्टर आता है वो जब इंजेक्शन पहला लगाता है तो उस वक्त उसकी जो फीलिंग और होती है, और बाद में जब वो सर्जन बन जाता है तो फिर जिस्म को काट भी देता है। उसमें सर एक बड़ा टेक्निकल फर्क है, उस पूरी डॉक्टर की साइकी में एक फर्क है कि वो आम रूटीन, अमूमन अगर जंगी हालात नहीं है, आम रूटीन में एक नेचुरल प्रोसेस के तहत नेचर का जो एक अमल है, वही आप वाली बात की रैशनलाइजेशन है, उसके तहत वो लोगों का काम कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, चला गया कोई दुनिया से। आपके यहाँ तो आपको ये हर वक्त फील होता होगा कि अच्छा इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंसान है, सिस्टम है, और मेरी ये फ़राइज़ में शामिल है कि मैं उस इंसान को रोक सकूं या सिस्टम के अंदर मैं ऐसी बेहतरी ला सकूं कि ये शख्स, ये किसी का अगर रेप हुआ है, किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, कोई ज़ख्मी हुआ है, मैं उसको रोक सकता था, रोक सकता हूँ। ये एक फ़र्क है दोनों चीज़। मुझे वैसे सब ज़्यादा इमोशनली डैमेज किए जो बच्चों के केसेस की वजह से मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ील हुआ है। 20-22 साल हो गए। बच्चों के इवन एक्सीडेंट्स भी मुझे मुतासर करते हैं, वो हर इंसान शायद करते हैं, लेकिन बड़ों के साथ अगर मैं वो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ सख्त दिल हो जाता है इंसान, है ना। लेकिन अभी भी बच्चे के साथ कुछ होता है ना तो मेरा दिल कांपता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है बाज़ का। लेकिन समहाउ हम प्रोफेशनल लाइफ में फिर एक जिसे हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं कि हमारा बिहेवियर, रवैया, बाज़ का हम शो नहीं होने देते लोगों को, लेकिन दिल तो दिल है अंदर, ठीक है ना। जब वो कोई नाइंसाफ़ी देखता है तो वो डेफिनेटली एहतजाज करता है आपके जज्बात, ठीक है ना। बाज़ औक़ात फिर लोगों को सामने नहीं भी बताए जाते, लेकिन अंदर से तो बहुत गुस्सा होता है, बाज़ का मायूसी होती है। अभी रिसेंटली एक डंपर का एक्सीडेंट हुआ था लाहौर में, दैट अफेक्टेड मी अ लॉट। आई थिंक उस दिन के बाद मैंने लाहौर में से 7,000 लोगों को गिरफ़्तार कर दिया। पिछले 15 दिनों में 6-7 हज़ार लोगों को मैंने FIR से बंद कर दिया। मैंने कहा ये अगर वन वे आते हैं, क्योंकि वो केसेस, एक केस की इन्वेस्टिगेशंस की जिसमें 2 बच्चे स्कूल जाते हुए रक्शे में एक ओवर स्पीडेड और वन वे की तरफ खिलाफ वर्जी की वजह से, मैंने कहा मुझे पूरा लाहौर बंद कर दें आप, सब हर बंदे को हवालात में डाल दें। वो एक थॉट आउट प्लान भी है, लेकिन एक रिएक्शन भी है, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर से नहीं आ सकते, आपकी वजह से किसी बच्चे की जान जा सकती है। हैप्पीएस्ट मोमेंट अतर वहीद साहब की जिंदगी का? मेरी बेटी पैदा हुई, साहबजादी की, साहबजादी, वो मुझे बहुत खुशी थी पहले दिन। और जिस तरह एक बीइंग टू बी कॉल्ड एज ए फादर, पापा। अच्छा हाँ, जिस दिन बाबा उसने कहा था वो भी सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? बीच में पढ़ना भी छोड़ दिया था, दरबारों पे जाना शुरू कर दिया, 3-4 साल इस तरह की मेरी ज़िंदगी भी रही है। वो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन हाँ, नहीं वो फिर मुझे ड्रैग किया उसने सूफीज़म की तरफ। अच्छा। और आई सरेंडर एवरीथिंग, यू नो, फॉर 2-3 इयर्स इन माय लाइफ। किस अरसे में आपने ये जब मैं FSC के बाद, और उसके बाद ज़्यादा ये दौरा उसी वक्त पड़ता है इंसान को। तो खैर, लेकिन क्योंकि आदमी देख रहा होता है ना मेटाफिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, कायनात क्या है, कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं। लेकिन वो बड़ा मज़े का टाइम होता है जब आप के अंदर सिर्फ कुछ सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब तलाश करते रहते हैं। वो फेज है 2-3 साल के लिए ना, तो उसके बाद फिर एक प्रोसेस, ठीक है। तो वो जो फेज था 2-3 साल का जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो यादगार लम्हा है या उसके बाद का?
वो तो सारा पीरियड ही यादगार है, ठीक है, उसमें अंदर है। लेकिन ये है कि जब मैं फिर पीएचडी करने गया तो जो मेरा था डिफेंस का डे था ना, और जिस दिन दे प्रोनाउंस द पीएचडी फार्मूला, उसमें एक सेरेमनी होती है। और सेरेमनी ये होती है कि आप जब डिफेंस करते हैं अपना, उसके बाद दे ऑल गो आउट, आपके एक्सटर्नल और जितने भी होते हैं 8-10 लोग होते हैं, और फिर आके वो प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएचडी फार्मूला। अच्छा, फिर वो करने के बाद आपको डिग्री देते हैं एंड दे वॉक आउट ऑफ द हॉल। अच्छा, जब हॉल से बाहर जाते हैं तो फिर दोनों लाइनें बना के आपको एक रिसेप्शन देते हैं। अच्छा, दैट स्टिल पिक्चर इज विद मी। और उसको मैं जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होती है कि एक स्कूल जिसमें टाट थे, ठीक है, वहाँ से हम सफ़र शुरू किया। हाँ, और उसके अंदर आपको बिजली भी नहीं आती थी बाज़ का, ठीक है ना। और ऐसा दौर भी देखा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 3 दिन खाने के लिए पैसे नहीं थे, दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जब कायदे-ए-आज़म में थे। कायदे-ए-आज़म में थे। और वो भी एक लम्हा है ये तलख यादगार लम्हा कि 3 दिन पानी पीता रहा। और उसके बाद फिर आई यूज्ड टू राइट ऑन द वॉल्स, मेरे कमरे की दीवारों पे ऊपर बहुत ज़्यादा लिखता था। तो लेकिन बाद में खैर भूल जाती हैं ऐसी बातें, खैर ज़िंदगी फिर रवा दवा चलती है। तो इसलिए मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि ये मेरे लिए ये मीनिंगलेस है। ये हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमें पूरी गुफ्तगू में अंदाज़ा हुआ कि आपको जगह जगह उसका एहसास है और आप उसको याद रखते हैं। और जो हमें महसूस हुआ वो ये हुआ कि उसको आप इस तरह से याद रखते हैं कि उससे एक हम्बलनेस जो है वो पैदा, हम्बलनेस भी और ग्राउंडेड रखते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। हाँ, बजाय इसके एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग अपने माजी से विंडिक्टिव भी हो जाते हैं ना कि अच्छा ये हुआ, अब मैं ज़माने से नहीं, ज़माने अल्लाह का शुक्र है उससे नहीं, उसमें ये है कि आपको एक फाइटिंग स्पिरिट मिलता है ज़िंदगी में, कि वहाँ से आ सकते हैं तो फिर कहीं से भी। कहता है कि जी मैं गरीब था, पढ़ नहीं सका, दिस इज रॉन्ग। कहता था मेरे घर में वसाइल नहीं थे, दैट इज रॉन्ग, यू नो। बल्कि आपकी गुफ्तगू बच्चों नौजवानों के लिए बड़ी, जो कहता है कि जी पाकिस्तान में रह के मैं क्या करूं, पाकिस्तान में रह के आप हर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के साइंसदान बन सकते हैं, वी नीड साइंटिस्ट, वी नीड टीचर्स, नो, बस हर काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। हुजूर, मैं अगर ये पूछूं कि डीआईजी अतहर वहीद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, we are 5 brothers, 4 were out of country, I was alone in Pakistan। तो उस वक़्त मैं एसपी था, खैर एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो मुझे मेरे फ़ोन पे बार बार रिंग आ रही थी। तो उस वक़्त उन वकालत से उनका ताल्लुक़ था, तो वो फॉर्म पे अपनी ज़मीनों पे गए थे, वहाँ पे ही गॉट कार्डिक अरेस्ट। तो वो एक मेरा सबसे गमगीन लम्हा। अभी भी जब व्हेन आई रिकॉल तो आई गेट डाउन, यू नो। तो क्या मुकालमा हुआ था आपका आखिरी अपने वालिद से? नहीं, वो असल में जो उसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं इतना मिला कि जिसमें एक खुल के बातें कर सकते हम, लंबी बातें, बैठ के नहीं बातें आप करते, दिल की बातें, वो टाइम नहीं मिला। जिंदगी ने इतना मसरूफ़ रखा ना, मसरूफ़ इतना रखा। बचपन में स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी सबसे कम्पेटिटिवनेस पढ़ना है, फिर जॉब शुरू हो गई। और जॉब का मेरा पहला दिन, यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन, फ़ौरन एक दिन भी नहीं था महसूस में ना। अब थोड़ा सा फील होता है कि काश हम बैठ जाते। क्या बात जो आप अपने वालिद से आपको लगा कि यार मैं काश ये कह सकता, अगर हों तो कहूँ? आपने बहुत इमोशनल क्वेश्चन शुरू कर दिए। असल में मुझे बचपन से आई थिंक आई वाज नॉट शाइनिंग स्टूडेंट, यू नो। एक जिस तरह होता है कि पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं थी, किसी चीज़ में भी नहीं थी, तो उन्हें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, ये बताना चाहता हूँ। इधर देख के कहिए, आपके वालिद कहीं खुश होंगे। हाँ, योर सन इज़ द बेस्ट।
उन्होंने वर्दी में देखा आपको, क्या तासुरात थे, आपको याद पड़ता है? क्योंकि वो भी तो एक स्टेटमेंट थी ना आपकी कि हाँ देखिए मैं अगर नहीं पढ़ता था मगर देखिए ये अचीव किया। खुश थे, लेकिन पुलिस में आने पे इतने खुश नहीं थे। अच्छा पुलिस क्योंकि वो लीगल फ्रेटर्निटी से थे। हाँ, उन्हें था कि ये पुलिस वाले ना अब्यूज ऑफ पावर और इस तरह की चीजें। अच्छा। हाँ, बल्कि एसपी था तो वो परेशान भी रहते थे कि मेरे एक दो इस तरह के शूट आउट्स भी हुए हैं पुलिस में, डाकुओं के साथ मुकाबले अखबारों में पढ़ते तो परेशान रहते थे। तो बल्कि वफात से पहले ना कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार अपनी पोस्टिंग चेंज करवा लेना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम एक फियर होता है। हाँ, बाप तो बाप ही है, बाप तो बाप ऐसे ही है। लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ पे मैंने एक दफ़ा कहा, मुझे एक दिन उन्होंने साहब कहा ना, तो मैंने कहा कि ये नहीं आपने कहना मुझे, दिस इज़ नॉट द वर्ड कि आप मुझे ये कहें, आई एम योर सन। ही वॉज वेरी डिसिप्लिनेरियन। उनकी ज़िंदगी में मेरा ख्याल में हम में से कोई भी नहीं ऐसा बन सका। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है कि बचपन में हम खेल रहे थे तो बच्चों ने ना एक आपस में लगाया कि इस बल्ब को पत्थर कौन मारेगा। किसी के पत्थर तो नहीं लगे लेकिन मेरा लग गया ना। लेकिन उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई है ना वो आज तक याद है, और कि कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है मेरे वालिद की ट्रेनिंग का हिस्सा था। ठीक है, आज तक मुझे वो सन्नाटेदार याद है चीज़ें कि जो उन्होंने मुझे बताई कि तुमने ये हरकत क्यों की है। तो ये बचपन से बेसिकली तरबियत करनी। मैं अक्सर कहता हूँ व्हाट आई विल डू माय सन विल डू। यू नो, अब देखना आपको हमेशा याद है। हाँ, हमेशा वो याद है। अब अक्सर कहते हैं कि जी आपने ऊंचा क्यों, आजकल के तो खैर बच्चे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपसे 2 दिन वो बात ही नहीं करते कि जी बाबा ने मुझे ये कहा। ठीक है ना, मैं हमारे बाबा तो बिल्कुल हिसाब किताब पूरा करते थे और आज तक हमें बाबा की एक एक चपेट याद है। साल ना गल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगा। आप एक तो आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, और लाज़मी बात है आपकी अपनी पोजीशन है, जो जिम्मेदारी है उसके भी बहुत सारे तकाज़े हैं। यकीनन आपने उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए मगर बहुत दिल से और बहुत खुल के, और हमें लगा कि बहुत खुलूस से बातें की हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किन 3 लफ्ज़ों से अतर वही साहब अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करेंगे, अब तक की ज़िंदगी? अब तगैर, तब्दीली। सबसे पहले तगैर और सोच, फिर सोच है, और अब तीसरा डिसिप्लिन। तीन चीज़ें मेरे ख्याल में, अगर इफ़ आई डिफाइन माई लाइफ इन दीज 3 वर्ड्स, कि मैंने हर चीज़ डिसिप्लिन से हासिल की, क्योंकि मेरा एक फार्मूला है कि सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क मल्टीप्लाइड बाय लक एंड डिवाइडेड बाय कन्फ्यूजन। अगर आज मैं फैसला कर लूँ कि ये मैंने चीज़ करनी है तो उसमें 99.9% आई विल गेट दैट। आई एम सो कॉन्फिडेंट, यू नो। और वो उसका फार्मूला सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हाँ, यस, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है, राइट। और इसके अलावा जो कहते हैं कि जी मेरे वसाइल नहीं थे, ये नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ है ज़िंदगी को बदलने का, उसका नाम है फोकस। वाह, आपकी बात बड़ी होती है। मुझे हमारे बड़े कबीले के बड़ा अहम शायर हैं शकीब जलाली साहब, उन्हीं के शेर पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है। देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। कतरा कतरा भी आप देखेंगे, वो पत्थर के दिल में सुराख कर। यस, पत्थर के दिल में सुराख। कतरे में ताकत नहीं है, वो फोकस में ताकत, कंसिस्टेंसी में ताकत। बहुत ही अच्छा लगा अतर साहब आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और इस वादे के साथ कि दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे, और फिर महकमे के बारे में नहीं करेंगे, इतना कुछ जो आपने पढ़ा है जरा उस हवाले से हम बात। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।